Assalamu alaikum dear students. बेटा today's topic is factor affecting vapor pressure. लास्ट लेसन में हमने वेपर प्रेशर के बारे में जाना। अब हम ये देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। जैसे हमने वेपरेशन के बाद उसके फैक्टर्स को देखा था, सेम ऐसे ही इसमें फर्स्ट फैक्टर इज द नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर का मतलब होता है कि उस लिक्विड की फितरत कैसी है। जब हम नेचर ऑफ लिक्विड की बात करते हैं तो हमारे माइंड में पोलर नेचर एंड नॉन पोलर नेचर, ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इसके अंदर ही बेसिकली हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को भी एक्सप्लेन कर देंगे। हमें पता है कि जो पोलर नेचर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं और नॉन पोलर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। ये आप 4 चैप्टर के अंदर स्टडी कर आए हो कि जो पोलर नेचर के मॉलिक्यूल्स हों, पोलर नेचर के कंपाउंड्स हों, उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है। नॉन पोलर नेचर के जो कंपाउंड हैं उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग नहीं होती। अब मुझे ये बताएं, अगर किसी चीज की पोलर नेचर है, उसके मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है, तो जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उतना एक दूसरे से दूर जाना मुश्किल होगा, उतना एवेपोरेट करना मुश्किल होगा। जितनी एवेपोरेशन मुश्किल हो जाएगी, जब कोई चीज इतनी जल्दी एवेपोरेट ही नहीं करेगी, इतनी स्पीड से एवेपोरेट नहीं करेगी, तो उसको कंडेंस करते हुए भी उतना ही टाइम रिक्वायर्ड होगा। क्योंकि तो अगर हम ये कंटेनर देखें तो इसके अंदर एक लिक्विड है जो 10 मिनट्स में 5 पार्टिकल एवेपोरेट कर रहा है। दूसरे कंटेनर में एक लिक्विड है जो 10 मिनट्स में 100 पार्टिकल एवेपोरेट कर रहा है। अब हम देखें तो रेट ऑफ एवेपोरेशन इस लिक्विड का ज्यादा है, क्योंकि इस लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी। तो जितना एवेपोरेशन का रेट ज्यादा होगा उसी लिहाज से मॉलिक्यूल को कंडेंस करने में भी जल्दी होगी। देखें, अगर ये 100 पार्टिकल्स हैं तो 100 में से चांसेस है कि जल्दी जल्दी कंडेंस करना भी पार्टिकल स्टार्ट कर दें। लेकिन अगर एवेपोरेट ये भी बहुत कम हुए हैं तो कंडेंस होने वाले भी बहुत कम पार्टिकल्स होंगे। तो हम सिंपली कहते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, एवेपोरेशन कम होगी, एवेपोरेशन कम होगी तो कंडेंसेशन कम होगी, डायनामिक इक्विलिब्रियम इतनी जल्दी अचीव नहीं होगा, तो नॉर्मली वहां पे पार्टिकल प्रेशर भी कम अप्लाई करेंगे। दूसरी कंडीशन देखें कि अगर 100 पार्टिकल्स हैं तो 100 पार्टिकल एट ए टाइम इसकी सरफेस के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे, तो वो वाली फोर्स पर यूनिट एरिया यानी प्रेशर ज्यादा होगा। या फिर अगर 5 पार्टिकल उतने ही टाइम में इसकी सरफेस के ऊपर फोर्स पर यूनिट एरिया मींस प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे, तो वो प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा। तो डेफिनेटली हमारा यही कॉन्सेप्ट बनेगा कि ये जो 100 पार्टिकल यहां पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। तो जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी उतना ही एवेपोरेशन ज्यादा होगी, जितनी एवेपोरेशन ज्यादा होगी उतने ही पार्टिकल के पास चांस है कि वो इसकी सरफेस के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर सके, उतना ही प्रेशर ज्यादा होगा। सो अगर पोलर नेचर के लिक्विड्स हैं तो वेपर प्रेशर कम होगा, अगर नॉन पोलर नेचर के लिक्विड है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। सेकंड वन इज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अब सिंपल सी बात, अगर किसी चीज को लिफ्ट करना है, ऊपर उठाना है, लिफ्ट अप करने के लिए हमें पता है जिसका वजन या जिसका मैस कम होगा हम उसको इजीली उठा सकते हैं, लेकिन जिसका वेट ज्यादा होगा उसको हम इजीली उठा नहीं सकते। सेम ऐसे ही जो पार्टिकल्स हैं, अगर मैं कहूं इस कंटेनर के अंदर ये दो किस्म के पार्टिकल्स हैं, एक का साइज कम है, दूसरे का साइज ज्यादा है, तो इनमें से लिफ्ट अप करना किसको आसान होगा? डेफिनेटली कम मैस वाले को। सेम ऐसे ही केमिस्ट्री के अंदर भी हम सिंपल सी एक एग्जांपल आपकी बुक के ऊपर लिखी हुई है C6H14। ये भी आपको इतनी समझ नहीं आएगी, 10th की केमिस्ट्री में इंशाल्लाह इसकी डिटेल होगी। अभी सिर्फ इसको देखें, C10H22। अगर मैं इन दोनों की स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं, C6H14 वाली तो सिंपली ऐसे बन जाएगी, ये हाइड्रोजन ड्रा होंगे,
अगर मैं 10 वाली ड्रा करूं, यहां से देखने से आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि इसका साइज छोटा है जबकि इस मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है। तो जिसका साइज बड़ा होगा डेफिनेटली उसका मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा होगा, तो उसको लिफ्ट अप करना मुश्किल होगा, लेकिन जिसका साइज कम है उसको लिफ्ट अप करना आसान है। तो सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि लो मॉलिक्यूलर साइज पार्टिकल हैविंग मोर वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू लार्ज मॉलिक्यूलर साइज पार्टिकल। तो साइज पे सिंपली वेपर प्रेशर इफेक्ट इस तरह करेगा कि जिन पार्टिकल्स का साइज बड़ा है उनको लिफ्ट अप करना उतना ही मुश्किल होगा, लेकिन जिनका साइज कम है उनको लिफ्ट अप करना उतना ही आसान होगा। अगर हम इसके मास की बात करें तो 86 और ये आ जाएगा 144। अगर हम बात करें इनके मैसेज की तो इसका मैस भी ज्यादा, तो डेफिनेटली ज्यादा मैस वाले को लिफ्ट अप करना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं साइज ऑफ मॉलिक्यूल इस तरह इफेक्ट करेगा। तो जिस पार्टिकल का साइज बड़ा होगा उसको लिफ्ट अप करना मुश्किल होगा, उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा, क्योंकि वेपरेशन ज्यादा नहीं होगी तो डेफिनेटली वेपर प्रेशर कैसे अप्लाई करेंगे। जिसका साइज कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। लास्ट फैक्टर है टेम्परेचर का। टेम्परेचर जो कि हमने वेपोरेशन के अंदर भी क्लियर कर लिया कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी एवेपोरेशन ज्यादा होगी, जितनी एवेपोरेशन ज्यादा होगी उतने वेपर ज्यादा बनेंगे, जितने वेपर ज्यादा बनेंगे उतना ही वो सरफेस के ऊपर प्रेशर ज्यादा अप्लाई करेंगे। तो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर वेपर प्रेशर विल बी इंक्रीज। इसको अगर मैं एक इक्वेशन के अंदर समराइज करना चाहूं तो हम लिख सकते हैं वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके अलावा ये नॉन पोलर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि साइज ऑफ मॉलिक्यूल और पोलर नेचर के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां से भी आप इसको याद रख सकते हैं। I hope so you have clear all the concept about factors affecting vapor pressure. अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बेटा आप ग्रुप के अंदर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।